Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Welcome students, welcome to the virtual class. So today we are going to learn English. Myself Sagar Mahale, your English class teacher, and today we are going to learn 7th standard English, a new topic, and the name of the topic is Journey to the West. Topic number 1.4, and today our topic is Journey to the West. Now let's see what we are talking about. Which west? कौन से पश्चिम दिशा की बात की जा रही है यहाँ पर? तो आइए देखते हैं. युआंग चैंग भारत में आए थे 629 बिटवीन 645 AD में. युआंग चैंग एक ट्रैवलर थे फ्रॉम चाइना जो भारत आए थे डिस्कवरीज के लिए, नई चीज़ें जानने के लिए. जैसे पहले के ज़माने में बहुत से लोग एक देश से दूसरे देश पैदल चला करते थे ताकि वो डिस्कवर कर सकते, बाय रोड, बाय ऑन हॉर्सेस और बाय सी, बाय बोट. तो ऐसे युआन चौंग चाइना से चलते हुए भारत पहुंचे थे 629 और 645 AD के बीच में. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें. ये है युआन चैंग, द ग्रेट ट्रैवलर फ्रॉम चाइना, एंड दिस इज द मैप of Yuan Chang's route from China to India between 629 and 645 AD. तो चाइना से लेके तिब्बत, मंगोलिया, नेपाल, हिमाचल, हिमालय से लेकर इतनी दूर तक वो चलते रहे. भारत आए, भारत से बहुत सारी चीज़ें सीखी, भारतीय लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई. आज उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में. जर्नी टू द वेस्ट यानी युआन चौंग की जो जर्नी है चाइना से लेके इंडिया तक की, उस जर्नी के बारे में आज हम सीखेंगे. आइए देखते हैं. When we read the word journey to the west, we naturally start thinking about a journey to western यानी पाश्चात्य, पश्चिम देशों की तरफ, like England, America वगैरह. But the west is a relative term for countries to our east. West east are the west. We are the west. This particular journey that we are going to read about was actually a journey from China to our own country. It was made by the famous 7th century traveler Yuan Chong. तो बच्चों, जब हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं तो हम हमारे देश के वेस्टर्न कंट्रीज यानी इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप जैसे देशों के बारे में बात करते हैं. लेकिन हमारे पूर्व में जो देश है जैसे कि चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, उनके लिए वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका और वो भी है, लेकिन हम भी वेस्टर्न कंट्रीज में आते हैं. इसीलिए हम अमेरिका और इंग्लैंड की बात नहीं कर रहे, हम हमारे देश की बात कर रहे हैं. और चाइना जो हमारे पूर्व दिशा में पड़ता है यानी ईस्ट दिशा में पड़ता है, उस चाइना देश के एक बहुत ही 7वीं सदी के फेमस ट्रैवलर जिनका नाम था युआन चौंग, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. आपने 6वीं या 7वीं के इतिहास में युआन चौंग के बारे में पढ़ा होगा. उसी युआन चौंग के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. आइए देखते हैं. In those days, traveling from China to India was not an easy task. One had to travel thousands of miles on foot or horseback, crossing deserts, crossing snow-clad mountains, crossing strange, unfamiliar regions, using roads where bandits and robbers roamed. Who would do it? But Yuan Chong had a dream. He wanted to make Buddhist scriptures from India to his homeland in China. It was like a pilgrimage to him. उन दिनों चाइना से लेके इंडिया आना कोई आसान बात नहीं थी. ना उन दिनों गाड़ी मोटर थी, ना हवाई जहाज थे, ना बड़े बड़े पानी में चलने वाले जहाज थे. उन दिनों चाइना से इंडिया जाना हो या यहाँ से वहाँ जाना हो तो पैदल ही जाना पड़ता था या घुड़सवारी करके. लेकिन चाइना से इंडिया आना कोई आसान काम नहीं था. तो युआन चांग जो थे उनको कोसों चलना पड़ा, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, अपने घुड़सवारी करके, पैदल, डेजर्ट को क्रॉस करके, जो बर्फ से लदे हुए बड़े चट्टान होते हैं उनसे, स्नो क्लैड माउंटेन्स, और क्रॉसिंग स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर रीजन्स. स्ट्रेंज, अब हम चाइना में गए तो हमारे लिए कितने अजीबोगरीब वहाँ पे लोग होंगे, वहाँ की जगह होंगी, वहाँ की भाषाएं अलग होंगी. तो ऐसे अजीबोगरीब उनके लिए था, चाइनीज युआन चांग के लिए हमारे भारत देश में आना. और उन जगह पर रात में डाकू, चोर, लुटेरे, पता नहीं कितने परेशानियां हुआ करती थी. उनसे गुजर कर उन्हें चाइना से इंडिया आना था. तो कोई ये आसान मामला नहीं था. आज के ज़माने में अगर आपको चाइना जाना हो तो आप तुरंत एक प्लेन की टिकट बुक करा सकते हैं, कुछ घंटों में आप चाइना पहुंच जा सकते हैं. लेकिन उस ज़माने में 7वीं सदी की बात चल रही है यहाँ पर, 629 to 645 AD की बात, जब आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो पैदल ही जाना पड़ता है या फिर घुड़सवारी करके.
But Yuan Chang had a dream. He wanted to take Buddhist scriptures from India to his homeland in China. गौतम बुद्ध जो हमारे भारत में जिनका जन्म हुआ था, वो अपनी शिक्षा को, अपनी जो भी प्रीचिंग्स है उसको भारत से लेके नेपाल, चाइना, जापान और बहुत से ईस्ट कंट्रीज में लेके गए थे। और उनके बाद उनका सबसे बड़ा अच्छा भक्त जो कि युआन चोंग है, उन्हें बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर्स थे, जैसे हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स होते हैं भगवत गीता, महाभारत, रामायण, मुस्लिम स्क्रिप्चर्स होते हैं कुरान शरीफ वगैरह, क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स होते हैं बाइबल, वैसे ही बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स कुछ थे जो बुद्धिस्ट रिलीजन के ऊपर लिखी गई किताबें, उन्हें स्क्रिप्चर्स कहा जाता है। तो वो इंडिया से अपने घर चाइना लेके जाने के लिए वो चाइना से इंडिया पैदल आ रहे थे और इंडिया उनके लिए कोई एक नई सफर करने वाली या टूर करने वाला देश नहीं था। इंडिया उनके लिए पिलग्रिमेज था। पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है बच्चों? जहाँ पे हमारे भगवान का जन्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? आस्था का शहर कहते हैं। जहाँ पे हमारे भगवान ने जन्म लिया है, जैसे कि हम अयोध्या के बारे में बात करते हैं जहाँ जय श्री राम जी ने जन्म हुआ है। जैसे मुस्लिम बंधुओं के लिए सऊदी अरेबिया में मक्का और मदीना उनके लिए पिलग्रिमेज होता है, वैसे लिए युआन चोंग के लिए इंडिया एक पिलग्रिमेज का ठिकान था, एक जगह थी। तो आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। Yuan Chang undertook the long and difficult journey to follow his dream. For 17 long years, he kept on traveling, suffering many hardships on the way. He traveled across the Gobi Desert, then along the Tian Shan mountain range, and on along the Silk Road through regions that are now Kyrgyzstan, Uzbekistan, Afghanistan, and Pakistan. Before he came to India. In India, he traveled to many parts and gathered many important manuscripts. तो चाइना से भारत आने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो हिमालय से होकर या फिर पूरा घूम के पाकिस्तान की ओर से, पंजाब की ओर से हमारे भारत में आना। तो उस समय जब प्लेन नहीं था, गाड़ी मोटर नहीं थी, हवाई जहाज नहीं था, तो हिमालय क्रॉस करना पैदल तो बिल्कुल भी मुश्किल था। इसलिए उन्होंने सिल्क रोड उस जमाने में कहा जाता था गोबी डेजर्ट मंगोलिया का, और उसके आगे तियान शान की पहाड़ी रेंज, माउंटेन रेंज, और वहां से सिल्क रोड की ओर से किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान की ओर से वो भारत पहुंचे। और उन्होंने भारत पहुंचते ही बहुत सी जगहों का मुआयना किया, बहुत सी जगहों पे वो घूमे, बहुत सी चीजें सीखी और बहुत से इंपॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? स्वयं लिखित जो किताबें होती है रिलीजन के ऊपर या धर्म के ऊपर, वो सारे मैन्यूस्क्रिप्ट उन्होंने जमा करते गए और वो सारे उन्हें कहाँ लेके जाने थे? चाइना लेके जाने थे। The way back home was also equally difficult, but Yuan Chang managed to reach China safely along with the scriptures. This was a great achievement. It was almost unbelievable, so much so that people thought that the gods and supernatural powers had helped Yuan Chang in his quest. This gave rise to many interesting folk tales. Centuries later, an epic novel called Journey to the West was written about his famous pilgrimage. The novel made use of many of the folk tales. The novel and the stories in it are still very popular. जब भारत से सारे मैन्यूस्क्रिप्ट और स्क्रिप्चर्स जमा करने के बाद युआन चोंग अपने देश, अपने चाइना की ओर जब वापस निकल पड़े, तब भी उनके लिए रास्ता उतना ही कठिन था जितना कि आने के वक्त था। लेकिन ऊपर वाले की दया से वो बिल्कुल भी सही सलामत चाइना पहुंच गए, सारे स्क्रिप्चर्स के साथ। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, उन्हें 17 साल लगे ये पूरी जर्नी कंप्लीट करने में, और इन 17 सालों में न जाने कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा युआन चोंग को। इतना कि लोग ये कहानियां बनाने लग गए कि भगवान ने कुछ फरिश्ते भेजे थे, ऐसी अद्भुत शक्तियां युआन चोंग को प्रदान की थी कि जिसके वजह से युआन चोंग सही सलामत गए, अपने गौतम बुद्ध के सारे स्क्रिप्चर्स जमा करके भारत से चाइना लेकर आए। दिस गेव राइज टू मेनी इंटरेस्टिंग फोक टेल्स, और इसी वजह से बहुत सी अनगिनत कहानियां चर्चे में आने लग गई। काफी सालों बाद, 100-150 सालों बाद, सदियों बाद एक एपिक नॉवल, एक बड़ी सी किताब जर्नी टू द वेस्ट लिखी गई इस फेमस पिलग्रिमेज के बारे में। दिस नॉवल मेड यूज ऑफ मेनी ऑफ द फोक टेल्स, और ये सारी छोटी छोटी कहानियों बनकर एक बड़ी सी किताब बन गई। आज भी चाइना में और भारत में कई जगहों पर भी युआन चोंग का नाम और उनकी ये कहानी और उनकी ये जर्नी, चाइना से लेके इंडिया तक और इंडिया से लेके चाइना तक की जर्नी के बारे में आज भी लोग को मालूम है, पता है, और ये स्टोरीज, ये कहानियां बहुत ही पॉपुलर है, यानी फेमस है। तो आगे देखते क्या हुआ। The
Novel tells us that there are three many demons and evil powers who are eager to kill and gobble up the holy monk. Who would save him? Who would vanquish the demons? Well, the Ghanaian deity, who is the goddess of mercy, has seen to that. She has assigned this task to take three special people, Sun Wukong or the Monkey King, Zubaji or Pixie, and Sha Wujing or the Sand Priest. तो सबसे पहले नॉवेल में क्या लिखा गया है अब हम वो देखेंगे। तो नॉवेल का ये कहना है कि देयर आर मैनी डीमंस, कोई बुरी शक्तियां हैं जो कि ऐसे पवित्र जो भक्त है गौतम बुद्धा का उसे मारने के लिए बेताब है। तो उन्हें कौन बचाएगा? तो द गायनियन डीटी जो कि मर्सी की भगवान है, द गॉडेस ऑफ मर्सी, उन्होंने तीन स्पेशल पीपल को टास्क दिया था। पहला था सन वुकोंग जिसका नाम मंकी किंग भी है, दूसरा था जू बाजी उसका नाम पिक्सी भी है, और तीसरा था शा वुजिंग जिसको सैंड प्रीस्ट भी कहा जाता था। तो ये तीन फरिश्तों को ग्वानियन डीटी ने अपने जो मंक है, मंक यानी एक भक्त जिसे हम कहते हैं, तो युआन चोंग की मदद के लिए ये तीन लोगों को भेजा था। कौन से तीन लोग? सन वुकोंग जिसको हम मंकी किंग भी कहते हैं, जू बाजी जिसको हम पिक्सी भी कहते हैं, और शा वुजिंग जिसको हम सैंड प्रीस्ट भी कहते हैं। Then let's see what happens next. Now these three characters are no saints. In fact, though they all have supernatural powers, they are known troublemakers. So the gods have thrown them out of the heaven. However, the kind deity Gonian has offered each of them one more chance. If you help the holy monk in his pilgrimage to India, if you use your powers for this good work, then you may return to heaven. That is why the three characters have agreed to be Yuan Chong's disciples and to help Yuan Chong in his difficult journey. And sure enough, they have many thrilling, exciting and sometimes humorous adventures on the way to the Holy Land, India. So बच्चों, ये जो तीन कैरेक्टर्स हैं, ये कोई संत नहीं थे। इनके पास बहुत सी अद्भुत शक्तियां तो थी, सुपर नेचुरल पावर्स तो थे, लेकिन इन्हें नाक में दम करने वाले फरिश्ते माने जाते थे। इसीलिए भगवानों ने जो हेवंस में रहते हैं, जो स्वर्ग में रहते हैं, उन्होंने इन तीनों को भी स्वर्ग से निकाल बाहर फेंका था। और इसीलिए ग्वानियन डाइटी जो है, जो भगवान है ग्वानियन, उन्होंने एक आखिरी चांस दिया था। यदि तुम युआन चोंग की मदद करते हो चाइना से भारत और भारत से चाइना में आने के लिए, तो आपको स्वर्ग में वापस लिया जाएगा। और इसी डील पे ये तीनों राजी हो गए युआन चोंग के डिसाइपल यानी उनके शागिर्द बनने के लिए, और युआन चोंग की जो डिफिकल्ट जर्नी है उसको आसान बनाने के लिए। और थ्रिलिंग, एक्साइटिंग और ह्यूमरस एडवेंचर्स उन्होंने किए इंडिया को जाते वक्त। तो आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। The most powerful among the three disciples is Sun Wukong. Everything about him is extraordinary. He was born when winds blew over a huge stone egg on the flower fruit mountain. He is able to transform himself in 72 different forms. Not only that, but he can also transform each of his hair strands into any living or non-living things of his choice. His as you wish gold banded cudgel is also magical. तो सबसे पावरफुल जो था उसमें था सन वुकोंग यानी मंकी किंग। उसके बारे में सारी चीजें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा करती थी। उसका जन्म जो हुआ था वो कैसे हुआ था पता है? He was born when winds blew over a huge stone egg on the flower fruit mountain. फ्लावर फ्रूट माउंटेन नाम का एक पहाड़ था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा पत्थर का अंडा था। जब हवाएं चल रही थी तब जाके वो अंडा टूटा और उसमें से मंकी किंग का जन्म हुआ। He is able to transform himself in 72 different ways. वो 72 तरीकों के नए नए वेश धारण कर सकता है। Not only that, but he can also transform each of his hair strands into any living or non-living thing of his choice. अगर वो अपने बाल का एक भी हिस्सा, एक भी बाल तोड़ के अगर वो चाहे तो उस एक बाल के टुकड़े को, एक हेयर स्ट्रैंड को किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग जो भी उसकी मर्जी हो उसमें वो तब्दील कर सकता है, उसमें वो बदल सकता है। जैसे कि एज यू विश गोल्ड बैंडेड कजल इज ऑल्सो मैजिकल। तो वो सोने के इसको एक अपने बाल को एक सोने का कंगन बना सकता है, एक इंसान बना सकता है, एक जानवर बना सकता है। ऐसी अद्भुत शक्तियां उस मंकी किंग यानी सन वुकोंग में थी। तो कैसे हुआ था उसका जन्म?
सन वुकोंग का जन्म हुआ था एक बड़े से पत्थर के अंडे में से, जो कि कहां पर था, फ्लावर फ्रूट माउंटेन के ऊपर था। और एक दिन तेज हवाएं चलने लगी और वहां से वो पत्थर गिर गया, वो स्टोन एग गिर गया और उसमें से सन वुकोंग यानी मंकी किंग का जन्म हुआ। आगे देखते हैं दूसरे फरिश्ते के बारे में। It can grow as big as a pillar supporting the sky, but at other times it becomes as tiny as a needle. Then the Monkey King just tucks it away behind his ear. Sun Wukong can travel thousands of kilometers in just one somersault. He can walk through fire, travel underwater, and fly to any place at will. His body is as hard as a diamond, so no one and nothing can injure him. His golden gaze, fiery eyes have X-ray vision. No one can deceive him. वो एक पिलर जो कि आसमान को छूने वाला एक बड़ा चट्टान जैसे हाइट का बन सकता था, लेकिन दूसरे समय वो एक छोटी सी सुई के इतना भी बन सकता था। Then the Monkey King just tucks it away behind his ears. Sun Wukong can travel thousands of kilometers in just one somersault. वो हजारों किलोमीटर एक झपकी में, एक उड़ी में कवर कर सकता था। He can walk through fire. वो आग के अंदर से भी चल सकता था, पानी के भीतर भी रह सकता था और वो आसमान में अपनी मर्जी चाहे वहां उड़ सकता था। ये तो एक सुपर हीरो जैसी बात होगी बच्चों। तो बच्चों, ये एक सुपर हीरो ही था जिसका नाम था द मंकी किंग, या उसे हम कह सकते हैं क्या, सन वुकोंग। His body is as hard as diamond. सबसे बड़ा द्रव्य है, सबसे बड़ा पदार्थ हीरा होता है बच्चों। इस हार्ड, जिसको तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए उसको घिसना पड़ता है जब उसको शेप देना हो, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। वो डायमंड के जैसे हार्ड था। एंड नो वन एंड नथिंग कैन इंजर हिम। कोई भी उसे किसी भी प्रकार की हानि पहुंचा नहीं सकता था। इस गोल्डन गेज, फायरी आईज, गोल्डन गेज यानी सुनहरी उसकी जो नजरें थी और आग से लपटी हुई उसकी जो आंखें थी, उसमें मानो एक्स-रे विजन था। उसे कोई भी धोखा नहीं दे सकता था। वो इंसान के भीतर झांक कर देख लेता था कि कौन उससे सच बोल रहा है और कौन उससे झूठ बोल रहा है। तो इस तरह से जो इसकी शक्तियों के बारे में बताया गया है, वो सारी शक्तियां देखकर तो ये लगता है कि युआन चुआंग के सामने अगर कोई बड़ा चोर या लुटेरा या कोई डाकू भी आ गया होता, तो भी मंकी किंग उसे एक मिनट में उसके छक्के छुड़ा देता और युआन चुआंग को बचा लेता। आगे देखते हैं। Sun Wukong is brave and intelligent, but he is also a trickster. He loves to have fun, and some of his superpowers help him to just that. He has a vase which can suck in anything or anyone. He can simply point at a lock and open it. He is very, very quick and can grow very big and very tiny at a blink. You can imagine how he must have teased his enemies using these tricks. तो सन वुकोंग जो थे वो ब्रेव भी थे, इंटेलिजेंट भी थे और ट्रिक्स्टर यानी चालबाज भी बहुत थे। वो आसानी से किसी को भी बेवकूफ बना सकते थे और उसे ऐसे बेवकूफ बनाने में बड़ा मजा आता था और वो उसका आनंद भी बहुत खूब उठाते थे। एंड सम ऑफ हिज सुपर पावर्स हेल्प हिम टू जस्ट दैट। ही हैज अ वेस व्हिच कैन सक इन एनीथिंग और एनीवन। उनके पास एक बड़ा सा गमला था जो जिसके अंदर मानो वैक्यूम क्लीनर जैसा किसी को भी अंदर खींच लिया जा सकता था। किसी को भी, बड़े से बड़ा जानवर हो, बड़े से बड़ा पहाड़ हो, वो सारी चीजें उस गमले में आसानी से आ जाते थे। वो किसी भी की तरफ पॉइंट करके उसका लॉक ओपन कर सकता था और लॉक कर सकता था और वो बहुत क्विक था। वो एक टाइम पे एक हिमालय पर्वत जितना पहाड़ जैसा बड़ा भी बन सकता था और चींटी के इतना छोटा भी बन सकता था। और इसीलिए आप सोच सकते हैं कि इतनी सारी शक्तियां होने के बाद अपने दुश्मनों को मजा चखाने में कितना मजा आएगा। और इसीलिए कहा गया है सन वुकोंग जो है वो ब्रेव भी थे, इंटेलिजेंट थे और उनके पास बहुत सी अद्भुत शक्तियां थी, बहुत से मैजिकल पावर्स थे जिनके बदौलत वो युआन चोंग की हेल्प कर पाए। कौन सी, किस तरह की हेल्प? युआन चोंग के चाइना से लेके इंडिया तक और इंडिया से लेके चाइना तक के सफर में जो भी मुश्किलें रास्ते में आई, उन मुश्किलों को हल करने का काम इन तीन महारथियों ने किया था। तो आइए देखते हैं आगे।
If you want to read about the adventures that Sun Wukong and his companions had on the way, you will find the stories in the English translation of Journey to the West. Some of the stories have also been turned into films. What would you like better? To read the historical account of Yuan Chong travels or to read the fantastic stories of Sun Wukong? Maybe you should read both to find out what you like better. Happy reading. So बच्चों, ये सन वुकोंग और युवान चोंग के बारे में बहुत सी किताबें हैं, बहुत सी कहानियां हैं और बहुत सी फिल्में भी अभी तक बन चुकी है। तो बच्चों, आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या आएगा? उसकी किताबें पढ़ना, युवान चोंग के ट्रैवल्स की किताबें पढ़ना, या सन वुकोंग की ताकत और पावर्स के बारे में किताबें जैसे कॉमिक्स होती है एवेंजर्स, उसी का किताबें पढ़ना, या फिर फिल्म देखना? तो बच्चों, मैं तो ये कहूंगा कि हम युवान चोंग के बारे में भी पढ़ेंगे, सन वुकोंग के बारे में भी पढ़ेंगे और ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आखिर युवान चोंग की मदद किसने किस प्रकार की थी और किस तरह से की थी। तो बच्चों, हैप्पी रीडिंग। मे बी यू शुड रीड बोथ टू फाइंड आउट व्हाट यू लाइक बेटर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज के लिए इतना ही काफी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये चैप्टर समझ आया होगा, युवान चोंग के बारे में और उनके जो 3 फरिश्ते थे उनके बारे में भी। सो मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में एक नए चैप्टर के साथ, अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच। Thank you students, this was our today's lecture and don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.